हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बना है मार्च 2024 में। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 54 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 55 हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, आपको पिछले 2 दिन से टेस्ट नहीं सेंड कर पाए हैं, थोड़ा छुट्टी मना लिया 2 दिन का मकर संक्रांति का, तो आज इवनिंग में आपको ये सेंड कर दिए जाएंगे आपके ईमेल पे। जो पिछला टेस्ट है और ये दोनों आपको सेंड कर दिए जाएंगे। और किसी ने व्हाट्सएप पे ले रखा है तो मैसेज छोड़ दीजिएगा। आपको भी एक टाइम है जो हम मटेरियल सेंड करते हैं इवनिंग में 7 से 9 बजे का, उसी टाइम सेंड कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। एक ऑफर रखा था अभी 40% डिस्काउंट का, जो रेगुलर प्राइस है उस पर 40% का डिस्काउंट रखा था 15, 14 और 15 जनवरी को। 15 जनवरी को कुछ पेमेंट इशू की वजह से वो काम नहीं कर रहा था, तो उसको आज 16 तक, 16 जनवरी को आप 9-10 बजे तक भी ज्वाइन करते हैं तब तक वो एक्टिव रहेगा। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो वेबसाइट है study247.in, इसको विजिट कर लीजिएगा। यह टेस्ट सीरीज का जो ऑफर चल रहा है वो लिंक अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए, वहां मिल जाएगा। या फिर आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो भी आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसमें आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। लेट्स बिगिन। विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंटिल 2026? अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2026 तक कौन सा देश को इलेक्ट किया गया है अध्यक्ष? 2026 तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष कौन सा देश रहेगा? तो देखिए 2026 तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस ने। इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था 2015 में। जो पेरिस क्लाइमेट हुआ था उसमें, यूनाइटेड नेशंस के जो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें 2015 में इसको लॉन्च किया था। उसके बाद में एक इस पे फ्रेमवर्क बना था, ISA फ्रेमवर्क। ISA फ्रेमवर्क क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क। ये एग्रीमेंट था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। और ये कब से लागू हुआ? 2017 से। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका सेक्रेटरीट गुरुग्राम हरियाणा में है। और अभी 2026 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। यह अभी इलेक्ट किया है, भारत को री-इलेक्ट किया है एक्चुअली एज ए प्रेसिडेंट। और इसका को प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है? को प्रेसिडेंट 2026 तक फ्रांस रहेगा और प्रेसिडेंट भारत रहेगा। IBSAMAR exercise 2024 is recently conducted between which countries? ये जो एक्सरसाइज है ये कौन से देशों के बीच में अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है? ये एक्सरसाइज है IBSAMAR इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैरीटाइम। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और ये मैरीटाइम एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज है। और ये रिसेंटली कंडक्ट की गई है। जो ब्लू वाटर नेवल वारफेयर है उसको फोकस करके इंडियन नेवी का अभी रिसेंटली INS तलवार पहुंचा था। कहां पे? सिमंस टाउन है ये, सिमंस टाउन साउथ अफ्रीका में। तो इसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का है ये एक्सरसाइज। सी इसका सही आंसर है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस ए 100% एक्सेम्पशन ऑन रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल छूट दी है 100%। ये अभी हाल ही में कौन से राज्य ने दी है? आपको ध्यान रखना है, यहां बात हो रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। और रोड और रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहला ही राज्य है, और भी कई स्टेट हैं जिन्होंने ये रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी है। लेकिन अभी रिसेंटली ये दिया है इन्होंने
तेलंगाना सरकार ने, और ये कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दिया है इन्होंने। और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ऑलरेडी दे चुका था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 100% टैक्स एग्जम्पशन ऑन ईवीज और हाइब्रिड कार पे भी। और उत्तर प्रदेश ने कब से दिया था? उत्तर प्रदेश ने दिया था 1 जुलाई 2024 से। अभी रिसेंटली तेलंगाना ने दिया है। सबल 20 which was seen in the news is an electric unmanned helicopter developed by which institution? ये सबल 20 है, ये इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है। ये किसने डेवलप किया है? ये एक एडवांस इलेक्ट्रिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और इसको डिजाइन किया है स्पेशली फॉर जो एरियल लॉजिस्टिक हैं उनके लिए, आईआईटी कानपुर ने। ये सबल 20 ध्यान रखिएगा। ये क्या है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है हमसे एग्जाम में कि हाल ही में चर्चा में रहा सबल 20 क्या है, तो ये एडवांस इलेक्ट्रिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय ऑफ इंडिया? ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कौन से वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो ये जो हाई कोर्ट्स है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये हुए थे 1865 में। और 1865 में 1865 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ये वायसराय थे। ये वायसराय रहे हैं 1864 से और 69 तक। इनके टाइम पे एक और चीज हुई थी, जो भूटान वार हुआ था। भूटान वार भी 1865 में ही हुआ था। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। Who said Ripon was the greatest and the most beloved viceroy whom India has known? किसने कहा था कि जो लॉर्ड रिपन है वो ग्रेटेस्ट और मोस्ट बिलव्ड वायसराय रहे हैं? ये किसने कहा है? देखिए, ये कहा था लॉर्ड रिपन का। अगर क्वेश्चन आता है तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया है? लॉर्ड रिपन का टेन्योर रहा है 1880 से और 1884 तक लॉर्ड रिपन वायसराय ऑफ इंडिया रहे हैं। और ये जो पहला फैक्ट्री एक्ट था 1881 में, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, पहला फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया था, वो इन्हीं के टाइम पे किया गया था। किस लिए किया था? जो चाइल्ड लेबर है उसकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए ये लागू किया गया था। इसके अलावा लॉर्ड रिपन के बारे में पूछा जाए तो पहली बार जो सेंसस है, पहली बार सेंसस 1881 में हुई थी। वैसे पहले भी आपको गूगल वगैरह करेंगे तो मिल जाएगा कोई डेटा, लेकिन सक्सेसफुल सेंसस की बात हो रही है। सक्सेसफुल सेंसस 1881 में जो जनगणना है सक्सेसफुल पहली बार ऑर्गेनाइज लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही हुई थी। हंटर कमीशन का गठन हुआ था 1882 में, हंटर कमीशन का गठन हुआ था, उस टाइम पे भी लॉर्ड रिपन ही वायसराय थे। इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी हुई थी 1883-84 में, और इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी क्या थी कि उसमें यह था कि देखिए, एक तो इल्बर्ट बिल का पूछ लिया जाता है जो 1883-84 का है, और ये बिल किसने प्रिपेयर किया था? जो लॉ मेंबर थे वायसराय की काउंसिल के, सीपी इल्बर्ट। और इस बिल में क्या सजेशन था कि जो इंडियन जज हैं, जो भारतीय जज हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं यूरोपियंस के केस। ये था जिसको बाद में रिजेक्ट किया। लॉर्ड रिपन के टाइम पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज वगैरह है, वो इन्हीं के टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही इंट्रोड्यूस किए गए थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट है, वो पास किया गया था कई प्रोविंस में 1883 से और 85 के बीच में। और जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, लॉर्ड रिपन वाज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट बिलव्ड वायसराय वूम इंडिया हैज नॉन, ये कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने।
लॉर्ड रिपन के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि यहां से हम सही कर देंगे, आप ये जरूर नोट कीजिएगा। हु एस्टैब्लिश्ड ए हिंदी एसोसिएशन एट पोर्टलैंड? हिंदी एसोसिएशन पोर्टलैंड में किसने स्थापना की थी हिंदी एसोसिएशन की? देखिए, हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की थी 1913 में पोर्टलैंड में। रामनाथ पुरी जी हैं, रामनाथ पुरी ने इशू किया था एक सर्कुलर है आजादी। क्या किया था? सर्कुलर है आजादी। ये इन्होंने एक इशू किया था किसके फेवर में? जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन, उसके फेवर में रामनाथ पुरी जी ने सर्कुलर है आजादी इशू किया था। इसके बाद में जब यह इशू हुआ, इसके बाद में क्या एक्टिविटी हुई? नेक्स्ट जो प्री गदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं वो कैरिड आउट होनी शुरू हो गई, प्री गदर रिवॉल्यूशनरी। और वो कौन कैरिड आउट करते थे? वो जीडी कुमार थे, तारकनाथ दास थे, सोन सिंह भाखना थे, लाला हरदयाल थे, जो पहले अमेरिका पहुंचे और बाद में 1911 में कनाडा पहुंचे थे। ये गदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी। फाइनली बाद में फिर लाला हरदयाल ने, किसने? लाला हरदयाल ने 1913 में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की पोर्टलैंड में। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहां था? सैन फ्रांसिस्को। और ये क्या था? वीकली न्यूज़पेपर था द गदर। द गदर है, ये वीकली न्यूज़पेपर था और ये सैन फ्रांसिस्को से पब्लिश होता था। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को ही था। गदर पार्टी बनी, फिर ये एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बन गया, अराउंड द न्यूज़पेपर के अराउंड ये काम करता था। ए इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। पहली लिस्ट में क्या दे रखा है? नेम ऑफ द पेपर, जर्नल, बुक्स, ये दे रखे हैं। ये है पहली लिस्ट। सेकंड लिस्ट में दे रखे हैं कि ये इनका फाउंडर, एडिटर, ऑथर कौन है। इनको इनमें से देखना है और गलत कौन सा मैच है, इनमें से जो लिस्ट दे रखी है इसमें से गलत कौन सा है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। बंगाल गजट। बंगाल गजट के फाउंडर, एडिटर, ऑथर ये रहे हैं जेम्स अगस्टस हिक्की। संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी है, ये बंगाली में आता था। ये बंगाली लैंग्वेज में था संवाद कौमुदी और ये थे राजा राम मोहन रॉय। युगांतर की बात करें तो इसके संपादक थे वीरेंद्र घोष और एक और थे वीरेंद्र घोष के साथ में भूपेंद्रनाथ दत्ता और वीरेंद्र घोष। तो ये तीनों सही है। बंदी जीवन की बात करें तो ये बंदी जीवन किसका था? सचिंद्रनाथ सान्याल का था बंदी जीवन। किसका? सचिंद्रनाथ सान्याल का। सत्येंद्रनाथ सान्याल का था बंदी जीवन, ना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कौन सा था? ये क्या कौन सा निकालते थे कोई न्यूज़पेपर? तो इनका आता था एक सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आपको ध्यान रखना है सोम प्रकाश। चीजें वही पढ़नी है आपको जो 1857 से बाद की हैं। हमारे सिलेबस में 1857 से बाद की ही चीजें पूछे जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पहले के पेपर देखेंगे तो भी आपको ये आइडिया हो जाएगा। तुम्हारा सिलेबस भी यही कहता है। सोम प्रकाश था इनका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, और ये 1858 में इन्होंने पब्लिश किया। डी हमसे पूछा गलत कौन सा है, तो डी गलत है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल का था। By which act first time direct elections were introduced and also provided for the establishment of the Public Service Commission? कौन सा एक्ट था जिसके तहत पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए और वो ही एक्ट है जिसके थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। जो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई और पहली बार डायरेक्ट चुनाव हुए, वो कौन सा एक्ट था? इसको कहा जाता है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। कौन सा है? मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं।
तो ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का। मोर्ले मिंटो है ये तो 1909 का है। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है 1919 का है, और इसमें जो मॉन्टेग्यू थे ये सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड जो चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय ऑफ इंडिया थे। और इसी में कई बार पूछ लिया जाता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का, वो भी इसी एक्ट में था, रिजर्व सब्जेक्ट का भी इसी सब एक्ट में था। जो पहली बार इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल, दो हाउस बनाए, बाइकैमरल किया गया, जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर था वो भी इसी 1919 के एक्ट में किया गया था। ये भी ध्यान में रखना है। और जो क्वेश्चन पूछा है, फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन देश में, कंट्री में इंट्रोड्यूस किए गए, वो 1919 का ही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी इसी के तहत की गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी, बाद में 1926 में एस्टैब्लिश किए गए थे। द आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया है, ये हमने कहां से लिया है? तो देखिए, प्रियम्बल हमारे सब्जेक्ट में है, सिलेबस में है प्रियम्बल। और प्रियम्बल किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है। प्रियम्बल में 42वां संविधान संशोधन करके क्या ऐड किया गया था? सोशल, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ये 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें ऐड किया गया था। प्रियम्बल है ये नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, मतलब प्रियम्बल में जो चीजें लिखी है उनको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। और जो आइडिया है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का, ये लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन 1917। इससे अगर हमसे पूछा जाता है लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टेनिटी, जो प्रियम्बल में मेंशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहां से लिया है हमने? तो ये लिया है हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। किसकी बात कर रहे हैं हम? लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टेनिटी, ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन था 1789 से 1799, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और क्वेश्चन पूछा है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस का, ये रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति 1917। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट सस्पेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी भी लगा दी गई देश में तो भी कौन से आर्टिकल हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता? बाकी सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी के टाइम पे भी। वो आर्टिकल है आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, ये आर्टिकल 20 है। और आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन भी है। आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन भी है, और आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ये दो आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किए जाते, नहीं कर सकते इनको। Which article says that the directive principles are not legally enforceable are not justiciable? कौन सा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व है, जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 36 से 51, ये इसमें कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है? कि किसी आर्टिकल में कुछ लिखा है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ये जस्टिसिएबल नहीं है और एनफोर्सेबल भी नहीं है लीगली। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है ये, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल इन कोर्ट बट आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट का मतलब है कि कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने यहाँ पब्लिक सर्विस में या स्टेट के गवर्नेंस में इन आर्टिकल्स को यूज कर सकती है, लॉ बना सकती है। इनको ध्यान में रख के ये आर्टिकल 37 में कहा गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 39 की बात करें तो आर्टिकल 39 में भी 6 और हैं,
आर्टिकल 39 को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें 39A, 39B, 39C, 39D, 39E और 39E के बाद में 39A और है, इनको पढ़िएगा। जैसे 39A है, क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब इक्वल जस्टिस होना चाहिए और जो लीगल एड है जैसे सरकारी वकील मुहैया करवाना, ये सब आर्टिकल 39A कहता है। हाउ मेनी वीटो पावर्स इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति है उनके पास हाउ मेनी वीटो पावर्स, किस तरह की, कितनी तरह की वीटो पावर्स है राष्ट्रपति के पास। देखिए राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है वो पावर मिलती है आर्टिकल 111 से, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 111 वीटो पावर्स, पॉकेट वीटो के नाम से भी पूछ लिया जाता है, कई बार वीटो पावर के नाम से और कई बार पॉकेट वीटो के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो ये 3 तरह की वीटो पावर्स है, 3 वीटो पावर्स, एब्सोल्यूट, सस्पेंशन एंड पॉकेट। एब्सोल्यूट, सस्पेंशन और पॉकेट। What is the term of the Chief Election Commissioner of India as per Constitution? चीफ इलेक्शन कमीशन पे या इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हमारे सिलेबस में है। और अभी जो CEC है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, ये रिटायर हो रहे हैं, शायद जहां तक है 20 जनवरी 2025 को रिटायर होंगे ये। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये काफी लंबे टाइम तक रहे हैं। तो टर्म क्या होता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनका टेन्योर कितना रहता है, कितने साल तक ये रह सकते हैं इस पोस्ट पे। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और इनका जो टर्म होता है, टेन्योर होता है 6 ईयर या 65 साल की एज, दोनों में से जो पहले हो जाए। अगर आपका 6 साल का टेन्योर पहले हो गया तो भी आपको छोड़ना है, या फिर आपकी एज 65 साल हो गई, 65 ईयर, तो भी आपको छोड़ना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी है, इनकी जो सैलरी है, इनके जो पर्क्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसके बराबर ही इनको सैलरी, पर्क्स वगैरह मिलते हैं। तो जो इनका स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसा आपको पहले बताया। अगर वो शुरू में आप स्किप कर देते हैं कई बार, फिर कमेंट में पूछते हैं क्या करना है, कैसे करना है, इस नंबर पे मैसेज करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जहां आप कॉमेंट करते हैं कि टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है, ऊपर ही ऊपर वहां आपको लिंक दिया हुआ होता है, तो उसके थ्रू भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 16 जनवरी इवनिंग में आप 10 बजे तक ज्वाइन करते हैं तो जो ऑफर चल रहा है 14 जनवरी से 40% डिस्काउंट का, वो आपको मिल जाएगा। थिन डैम इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ये जो डैम है इसका एक और नाम है, वो नाम है रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम। अब ये रंजीत सागर डैम कहां पे है? रंजीत सागर डैम रावी नदी पे है। ये अगर आपने ज्योग्राफी के वीडियोज नहीं देखे हैं, ज्योग्राफी के सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको माउंटेन, प्लेन, कोस्टल, रिवर सब कंप्लीट करवाया जा चुका है और उससे बाहर आने की संभावना भी नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरा सिलेबस अच्छे से करवाया है। रावी नदी पे है ये डैम। रावी नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? रावी नदी कुल्लू हिल्स, जो कुल्लू हिल्स है रोहतांग पास के पास में, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रे के पास में, वहां से ओरिजिनेट होती है रावी नदी। और फिर ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब तीनों में बहती है। और ये जो डैम है रंजीत सागर डैम, ये रावी नदी पे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया कट्स अक्रॉस ऑल द मेजर रेंजेज ऑफ हिमालय, कौन सी नदी है जो हिमालय की जो मेजर रेंज हैं उनको कट करते हुए फ्लो करती है, उनको कट करते हुए बहती है? ये पूछा है हमसे।
तो देखिए, जो हिमालय की मेजर जो मेन रेंज हैं उनको कट करते हुए जो नदी बहती है लगभग सभी को, वो सतलज नदी है। और सतलज नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक तिब्बत, मानसरोवर लेक के पास में है राकशताल, वहां से ओरिजिनेट होती है। और फिर बाद में भारत में कहां से एंट्री लेती है? जो सिपकिला पास है, सिपकिला दर्रा, वहां उसके थ्रू ये भारत में एंट्री लेती है। और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। एक स्पीति है, स्पीति रिवर, वो इसी की सहायक नदी है। सतलज फिर हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहती है। और फिर ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास में फिरोजपुर है, वहां पे ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री भी बनाती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी नदी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है? ये सतलज। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है या भाखड़ा डैम है, जिसको कई बार भाखड़ा नांगल, भाखड़ा डैम या फिर आपको गोविंद सागर डैम के नाम से भी पूछ लिया जाता है। गोविंद सागर डैम, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट या भाखड़ा डैम या गोविंद सागर डैम, ये सतलज नदी पे ही है। एक हमने पहले बताया था कि नाथपा झाकरी है हिमाचल प्रदेश में, ये इससे भी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है भाखड़ा नांगल से भी। और सतलज को तिब्बत में कहते हैं लांगचेंग खाम्बेब, लांगचेंग खाम्बाब। गाहिरा गारू बिलोंग्स टू विच ट्राइब? गाहिरा गारू ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं? तो देखिए, गाहिरा गारू है, इनका संबंध है छत्तीसगढ़ के सरगुजा से। कहां से है? छत्तीसगढ़ में सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, उससे इनका संबंध है। और ये कंवर ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं। इनका जो नेम है ये स्वामी रामेश्वर कंवर है, स्वामी रामेश्वर कंवर। और इनको पॉपुलरली गाहिरा गारू के नाम से जानते हैं। और इन्होंने जो ट्राइबल वर्ल्ड है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसमें इन्होंने चेंजेस लाने के लिए काम किया था। स्पिरिचुअलिटी को ट्राइब्स में स्प्रेड किया। और ये जनरली यूज करते थे रामचरितमानस एज, जो ट्राइब कम्युनिटी है, जो ट्राइबल वर्ल्ड है, उसको टीच करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए इन्होंने रामचरितमानस, इनका एक माध्यम होता था रामचरितमानस। और बाद में इन्होंने सनातन धर्म भी इसेंस किया था। सनातन धर्म संत समाज की स्थापना की थी इन्होंने। तो याद रखिएगा, सनातन धर्म संत समाज की स्थापना गाहिरा गारू, कंवर ट्राइब, स्वामी रामेश्वर कंवर, छत्तीसगढ़ सरगुजा। और ये रामचरितमानस को एज ए मीडियम यूज करते थे फॉर स्पिरिचुअलिटी इन ट्राइब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स फार्मिंग? जो मिश्रित खेती है उसकी मुख्य विशेषता पूछिए। जो मिश्रित खेती है उसमें एनिमल और जो आपकी क्रॉप है दोनों आते हैं। मिश्रित खेती का मतलब ही आपके एनिमल और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप दोनों आते हैं, ये मिश्रित खेती होती है। एक क्वेश्चन पिछली बार इस तरीके का आया था रिवॉल्यूशन का, हो सकता है इस बार भी आ जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से। तो आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन या फिर गोल्डन रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, ये सभी आपको याद रखने ही होंगे। जैसे मिल्क प्रोडक्शन है व्हाइट रिवॉल्यूशन, फिशरीज की बात करें ब्लू रिवॉल्यूशन, फर्टिलाइजर है ग्रे रिवॉल्यूशन, तो ग्रोथ इन फूड ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन दूध तो वैसे भी सफेद होता है व्हाइट रिवॉल्यूशन, फिशरीज की बात करें मछलियां ब्लू रिवॉल्यूशन, फर्टिलाइजर ग्रे रिवॉल्यूशन। इसके अलावा आपसे गोल्डन रिवॉल्यूशन पूछा जाता है तो फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं, ये गोल्डन रिवॉल्यूशन। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में एग्स वगैरह आते हैं, जो पोल्ट्री है एग्स है ये सिल्वर में आते हैं। राउंड रिवॉल्यूशन है पोटैटो है आपका, पोटैटो राउंड रिवॉल्यूशन है। ऑनियन है वो पिंक रिवॉल्यूशन में आता है। या आपका जो टोमेटो मीट वगैरह है वो रेड रिवॉल्यूशन में आते हैं।
ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च इज लोकेटेड एट, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च है ये कहाँ पे है? एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। इस तरीके से कोई रिसर्च सेंटर है उनका क्वेश्चन आता है, वो आपको ध्यान रखना है। हम भी सफिशिएंट यहाँ करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो कवर हो जाएगा अगर आप थ्रोली टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर मध्य प्रदेश में है। ये किसका है? सोयाबीन का है। सोयाबीन का ये ICAR सोयाबीन का मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश में। कटक ओडिशा की बात करें तो कटक ओडिशा में नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये पूछा जाता है जनरली कई एग्जाम्स में। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक ओडिशा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कहाँ है? ये मेज रिसर्च का लुधियाना पंजाब में है। हैदराबाद तेलंगाना में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना में है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? पॉवर्टी लाइन है गरीबी रेखा, उसको कौन तय करता है? हमारे देश में गरीबी रेखा की लाइन है। जैसा हम सुनते हैं कि इतने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, या ये क्राइटेरिया है गरीबी रेखा में कौन रहेगा, ये सब कौन तय करता है पॉवर्टी लाइन फिक्स करने का? या फिर यूं कहें कि कौन डिटरमाइन करता है? नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे। ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल पे, नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे। तो ये तय करता है नीति आयोग। नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बना दिया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, और नीति आयोग ही तय करता है पॉवर्टी लाइन। और नीति आयोग किस बेस पे तय करता है ये पॉवर्टी लाइन? कैलकुलेशन करता है, लेकिन इसके पास डेटा कहाँ से आते हैं जिनके बेस पे ये कैलकुलेट करता है पॉवर्टी लाइन? तो इसके पास नीति आयोग को डेटा दिया जाता है NSSO का। NSSO का जो डेटा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसके डेटा के थ्रू ये फिक्स करता है, डिटरमाइन करता है नीति आयोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? जो RBI है ये इश्यू करता है करेंसी नोट, लेकिन वो किसके अगेंस्ट इश्यू करता है? RBI। जो भी जितने भी बैंक नोट हैं, जो मुद्रा है RBI इशू करता है, या जो RBI बैक करता है असेट को, कौन सी असेट्स हैं जिनको ध्यान में रख के ये करेंसी इशू की जाती है? तो देखिए इसमें है गोल्ड, बिल्कुल गोल्ड को ध्यान में रख के, गोल्ड कितना है हमारे पास, वो फॉरेन सिक्योरिटी, जो फॉरेन सिक्योरिटी है वो कितनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सिक्योरिटीज कितनी है, या फॉरेन करेंसी असेट हमारे पास कितनी है, ये सब डिफाइन करके ही, इन सब के बेस पे ही RBI करेंसी नोट इशू करता है। और एक एक्ट है इसके लिए, ये जो सब दे रखा है, डिफाइन कर रखा है कि करेंसी नोट किस किस के बेस पे इशू होना चाहिए, और ये डेफिनेशन दे रखी है। RBI का एक्ट है 1934, और इसका एक सेक्शन है सेक्शन 33। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया? जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, इसको जब एस्टिमेट करते हैं तो मोस्ट कॉमनली, कई तरीके हैं इन्फ्लेशन मेजर करने के, लेकिन जो सबसे पूछा है मोस्ट कॉमन तरीका, मेथड कौन सा है जब हम एस्टिमेट करते हैं इन्फ्लेशन को इंडिया में? जब इन्फ्लेशन पहले है अलग तरीके से किया जाता था। पहले 2014 से पहले, अप्रैल 2014 से पहले इन्फ्लेशन को मेजर करते टाइम पे क्या ध्यान में रखा जाता था? होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको कहते हैं, ये अप्रैल 2014 से पहले ये मेन इंडेक्स था इन्फ्लेशन मेजर करने का इंडिया में। लेकिन अप्रैल 2014 के बाद से CPI, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंबाइंड, इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन और
जो इसका बेस ईयर है वो भी चेंज करके और 2011-12 कर दिया गया है। पहले अलग था, अब 2011-12 बेस ईयर कर दिया और इन्फ्लेशन सीपीआई के बेस पे मेजर किया जाता है अभी प्रेजेंट में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। Which of the following is known as carbon negative country in the world? कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। कार्बन नेगेटिव कंट्री का मतलब क्या है? कौन सा देश है जिसको कार्बन नेगेटिव कंट्री के नाम से जानते हैं? कार्बन नेगेटिव का मतलब होता है कि देखिए, आपके जो फॉरेस्ट हैं वो उतना कार्बन ऑब्जर्व कर लेते हैं जितना आप एमिट कर रहे हैं। मतलब आप जितना पोल्यूशन फैला रहे हैं उससे ज्यादा कार्बन आपके फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपके पोल्यूशन नहीं है। ये है इसका सीधा सा मतलब कि जो फॉरेस्ट है एब्जॉर्ब करते हैं मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द कंट्री एमिट्स फ्रॉम। इसकी देश की जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड जितना जनरेट होता है उससे ज्यादा आपके फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको कहते हैं कार्बन नेगेटिव कंट्री। और ये है दुनिया में इकलौता देश भूटान। यहां पोल्यूशन नहीं है। उच्च क्रम के चिंतन कौशल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है? कुछ लोग कमेंट करते हैं हिंदी में करवाइए, कुछ करते हैं इंग्लिश में, तो दोनों का ही करवा ले। उच्च क्रम के चिंतन कौशल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है? देखिए, उच्च क्रम या जो स्तरीय चिंतन कौशल है उसको सक्रिय अधिगम द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। उच्च स्तरीय सोच कौशल के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उन अधिगम को याद रखना हो या फिर रिवीजन करना हो, इसको देख के ही आगे बढ़ते हैं। इसके बजाय सक्रिय रूप से जो विश्लेषण है, मूल्यांकन है या जो अपनी सीखने की महारत है उसको प्रदर्शित करने के लिए समाधान बनाते हैं और इससे वो सक्रिय रूप से सीखते भी है। तो ये उच्च क्रम या स्तरीय चिंतन कौशल है, इसको सक्रिय अधिगम द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? देखिए, अधिगमकर्ता अवधारणाओं के जो सकारात्मक है, नकारात्मक है, इन दृष्टांतों के बीच विभेद कर पाता है। कौन? अधिगमकर्ता अवधारणाओं को जो पॉजिटिव और नेगेटिव दृष्टांत है उनके बीच में डिफरेंस कर पाता है। इसमें अवबोध स्तर है। अवबोध स्तर जो मेमोरी है, स्मृति और दृष्टिकोण, इसको बताता है, जिससे जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, वो तथ्य हो, सिद्धांत हो या सामान्य स्थिति हो, उनको समझने के योग्य इसको वो बनता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा अवबोध स्तर। आजकल टाइपिंग में गड़बड़ हो रहा है कई जगह। अवबोध स्तर, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन संबंधी रोगों और वायुमंडलीय अपर्वणता में वृद्धि करता है? कौन सा प्रदूषक है जो सांस से संबंधित रोग हो या जो वायुमंडलीय अपवर्णता है इसमें वृद्धि करता है? ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? एक जहरीली गैस है जो श्वसन प्रणाली को परेशान कर सकती है, जैसे अस्थमा है, इस तरीके की बीमारियों को बढ़ा सकती है। और ये जो मेन पोल्यूटेंट्स है उनमें से एक है, जैसे धुंध है या वायुमंडल है। तो धुंध और वायुमंडल जो अपूर्णता है इसके गठन में भी ये योगदान करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन की बात करें तो ओजोन क्या करता है? एलर्जी कारक है ओजोन। या वाष्पशील कार्बनिक यौगिक की बात करें तो कैंसर कारक है। ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिक इससे कैंसर कारक है। ओजोन एलर्जी कारक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये श्वसन से संबंधित। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और एसक्यूएल निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और एसक्यूएल ये किसके एग्जाम्पल है? ये रिलेशनल डेटाबेस के एग्जाम्पल हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या है? एक प्रकार का डेटाबेस होता है जो एक दूसरे से संबंधित डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करता है और उनको पहुंच प्रदान करता है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा।
टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। और इसमें आपको जो आपकी यूनिट है उसका भी टेस्ट मिलता है, सब्जेक्ट का भी टेस्ट मिलता है। सब्जेक्ट इन द सेंस जैसे वैसे तो कई सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनकी, लेकिन इसमें जनरल स्टडीज में बात करें तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, इकोनॉमी, आईसीटी, रिसर्च, इनके सेपरेट टेस्ट भी मिलते हैं आपको टेस्ट सीरीज में, और आगे भी मिलेंगे। और अभी तक जितने टेस्ट मिल जाते हैं, जितना कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है, वो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उस दिन आपके ईमेल आईडी पे मिल जाता है। क्रिप्टो करेंसी हेतु किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज ली जा रही है? क्रिप्टो करेंसी ये ब्लॉकचेन टेक्निक है जिसे क्रिप्टो करेंसी में प्रयोग किया जाता है। जैसे बिटकॉइन है, ये आजकल सबसे ज्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी का नाम है, और इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। जी जान लगा के अपनी तैयारी में लगे रहिए। महीना भर है एग्जाम में, रोज के 2 या 3 टेस्ट निकालिए, चाहे सुबह जल्दी उठ के निकालिए, रात को लेट निकालिए अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो। और अगर आप पूरा टाइम है आपके पास तो आराम से 3-4 टेस्ट निकालिए, लेकिन एक दिन वीक में रिवीजन के लिए कम से कम 1 या 2 दिन जरूर रखिएगा, नहीं तो जो पढ़ रहे हैं उसका ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। रिवीजन ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।